तो यहाँ से आगे थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ पे फड्डा करना है। सो न्यूटन थर्ड लॉ, वैसे तुम लोग को डेफिनेशन आती है न्यूटन थर्ड लॉ की? कोई बता सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की? सर, any reaction has an equal opposite reaction. है एनी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड नहीं ऑपोजिट नहीं। रिएक्शन? any यस। actions or ओके। एनी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, चलो। तो अगर मेरे पास लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, सही, बल्कि एक बात बताओ, और भी कोई बताए, मूवी नाम भी बताओ। जी सर। थर्ड लॉ क्या होता है? यही अंडरस्टैंडिंग सर। शेयर करनी है। कोई इसके अलावा कोई नहीं है, अलग से नहीं, कुछ नहीं है? नहीं सर, सेम ही है, एक ही लोग। अच्छा। अंकल न्यूटन एक थे तो वर्डिंग भी एक होगी, लॉ भी एक होगा, है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही। यार ये काम हम पेपर में करते थे यार, टीचर कहते थे दोनों के आंसर स्क्रिप्ट सेम है, फाड़ देते थे पेपर। अब उनको सर कैसे क्वेश्चन सेम होगा, आंसर भी फिर सेम ही होंगे। है ना? लेकिन टीचर मानता ही नहीं था। टीचर बोलते थे जहां पे उसने काटा हुआ है वहां पे तुमने भी काटा हुआ है, इसका मतलब है तुमने छापा है। अच्छा जी। सो चलो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, सर, अच्छा। आपको क्या होता है, पिछले हफ्ते हम लोग की जो मैथ्स हम्म। का पेपर नहीं था, मैथ्स नहीं फिजिक्स का था। हम्म। वो एक ऐसे छापा था एक बंदे ने, और हम्म। नाम भी अपने नहीं लिखा, साथ वाले का लिखा था उसने। अबे यार, ये तो कोई बहुत हैवी बंदा आ गया है। अच्छा जी, ये कंप्यूटर बिठा दिया तो कॉपी पेस्टिंग चल रही थी। सही। अच्छा, अब मुजम्मिल से पूछा, मुजम्मिल आपके जहन में क्या है, कोई है न्यूटन थर्ड लॉ अलग सा कुछ? नहीं सर, मेरे हिसाब से अस्साम बिल्कुल सही बोल रहा है, वही मैं है भी ना? कहना चाहता था। अच्छा, ऐसा है। चलो। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ फिर, अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, और दूसरी भी फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन की, सही है। अगर मैं इसको एक्शन कह देता हूँ और मैं इसको रिएक्शन कह दूं, तो तुम लोग क्या कहते हो, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है क्या? यस। और है। हो रहा है। ओके। सारे बोलो यार। सर हो होएगा, अगर लॉ बन गया है तो हर चीज में अप्लाई होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई। अच्छा। जी। ओके। नहीं सर, मुझे नहीं लगता इधर और है। क्यों भाई? कैसे नहीं लग सर रहा इधर तुम्हें? रेस्ट पे ही है, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। चलो मैं मूव कर देता हूँ। मैंने इसको मूव कर दिया इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर दिया अब। अब और है। है। मैंने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया हुआ है, सही है। चलो ओके, तुम लोग कह रहे हो रहा है। अच्छा चलो, एक और सिनेरियो दे देता हूँ तुम्हें। अगर लेट से मेरे पास एक बड़ी बॉल है, सही है। ये बॉल मैंने रखी हुई है जमीन पे, सही है। और बॉल का जो वेट है ना नीचे लग रहा है, सही, लेट से 10 न्यूटन का, सही है। और जो हमने जमीन पे रखी हुई है, जाहिर बात है जमीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, सही है। बॉल मूव नहीं करी, कहीं नहीं जा रही बॉल, लेकिन जमीन इस पे फोर्स लगा रही है ऊपर ना। और जमीन भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, सही है, ऊपर, ताकि वो बॉल नीचे तोड़ के नहीं चले जाए, सही है। और तो ये हमारे पास है, सही। एक फोर्स को तुम एक्शन कह लो, दूसरे को रिएक्शन कह लो। तो तुम्हारे ख्याल में न्यूटन थर्ड लॉ हो रहा है फॉलो इसमें? जी जी सर, सर, और है। जी सर हो रहा है। हो रहा है, ओके ओके, डन है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को स्कूल में जो इन्होंने डेफिनेशन लिखवाई है वो क्या लिखवाई है न्यूटन थर्ड लॉ की? सर ये जो मैंने बताई ऊपर अभी, ये वाला। यही वाली लिखवाई है? और साथ में अच्छा। बताए तीन फैक्टर इफेक्ट, और तीन फैक्टर इसमें सेम होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और दो दो चीजें और थी और थी, इक्वल इन कि मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स कांस्टेंट रहती है जी। अच्छा, ऐसा बताया था। चलो। चलो, हम पहले न्यूटन थर्ड लॉ लिखते हैं। बेसिकली इन दोनों सिनेरियो के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, सही है। अब देखते हैं कैसे। नहीं भाई, नहीं हो रहा, मान लो मेरी बात, मजाक नहीं कर रहा कसम से। डिलीट। सबसे पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ लिख लो, सही है। हम देखो न्यूटन थर्ड लॉ लिखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट applies a force on another object,
object, the other object will apply the same type of force equal in magnitude and opposite in direction for the same amount of time. ओके बच्चों? अच्छा जी, देखो अब जरा ना इसको जरा थोड़ा गौर से सुनो। तुम लोग ने जो लॉ बताया था ना, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, सही है, ये न्यूटन थर्ड लॉ सही है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना गंभीर सा न्यूटन थर्ड लॉ है, सही है, तुम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, समझ पा रहे हो? मैंने इस न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर ना कुछ पांच गंदी गंदी बातें की हैं, सही है, मैं जरा उनको पहले हाईलाइट करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, सही। हमने कहा कि भाई हमारे पास इसके अंदर जो है ना एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सही है, और हमारे पास अनदर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ की पहली कंडीशन है, न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगा करेगा, एक ऑब्जेक्ट पे सवाल ही पैदा नहीं होता लगने का, ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा और जो दूसरा पहले पे लगाएगा दैट शुड बी ऑफ द सेम टाइप, सही है, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सही हो गया। चौथी कंडीशन, फोर्स शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सही है, चौथी कंडीशन। एंड फोर्स शुड एक्ट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, पांचवी कंडीशन, ओके। ये पांच कंडीशन जहां पे भी पाई जाएंगी एक साथ, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं होगा, ओके। बच्चों जरा हाँ ना बोलो, समझ में आता है? मैं इसको अभी सर समझ तो आता है। हाँ बोलो। सर ये एग्जाम्पल सर, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, हाँ सही हाँ, है, एक जगह पे, और एक गाड़ी आ रही है 120 किलोमीटर की स्पीड से मुझे हिट करती है, तो खत्म उसमें भी इन्ना न्यूटन लिल्ला। थर्ड। देखो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग सकता है। सर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, और मैं तो भले स्टिल था, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड थी उसी स्पीड से मैंने भी गाड़ी को हिट किया ना, क्योंकि वो गाड़ी चल रही थी, तो डैमेज उसको भी इतना ही पड़ेगा और मुझे भी इतना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अगर आप इसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ सोचो, तो इसके अंदर जो है कांटेक्ट हो रहा है आपका और गाड़ी का, सही है, टाइप ऑफ द फोर्स सेम हो गई, सही है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये भी हो गया, सही है। कांटेक्ट टाइम दोनों का सेम है, मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से सेम है, वो जब इसको एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा, सही है। और सेम टाइप की इक्वल फोर्स लग रही है, सही है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रही है, हो जाएगा, सही है। अब देखो पहले तो इसको समझते हैं, इसको ये कंडीशन समझते हैं, बस याद रखना कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना, इन पांच कंडीशंस के अलावा इन पांच कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं पाई जाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगेगा, ओके, पहली चीज, सही है। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल होने चाहिए, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इनकम्प्लीट आप कह लो, मतलब कंप्लीट है लेकिन ये आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये सही है। तो इसीलिए जो है बच्चे जब भी न्यूटन थर्ड लॉ ये एक्शन रिएक्शन वाला याद रखते हैं तो हमेशा गलती करते हैं, ओके। हमारे सिलेबस के अंदर जब तुम ये वाला न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ोगे ना, तो जो जो तुम्हें आंसर करना होगा तो तुम आंसर को सही तरीके से लिख सकोगे, राइट। अच्छा जी, हमने ऐसी कुछ पांच कंडीशन लिखी है, मैंने उसको दोबारा से लिख देता हूँ, सही है। हमने एक कंडीशन ये लिखी है कि भाई हमारे पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, राइट, शुड बी टू बॉडीज। याद रखना एक बॉडी पे कभी भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, ओके, प्लीज कीप इन माइंड, ओके। यूनिवर्सिटी के टीचर जो है ना हमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके बता देते थे, सही है। एक ऑब्जेक्ट पे कभी भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, दो ऑब्जेक्ट्स पे होंगे, सही है। अच्छा जनाब, जब दो ऑब्जेक्ट पे होंगे, फोर्स जो न्यूटन थर्ड लॉ में फोर्स अप्लाई हो रही होगी ना, अब बोथ ऑब्जेक्ट शुड अप्लाई द सेम फोर्स, सही है।
both object should apply same type of force. ओके, दूसरी दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, forces should be equal in magnitude। ओके, नंबर 4, forces should be opposite in direction। ओके, नंबर 5, forces should act for the same amount of time। ओके बच्चों, अमाउंट ऑफ टाइम सही है। ये 5 चीजें हो गई। अच्छा, ये 5 चीजें जब जब पाई जाएंगी तब तब जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, उसके अलावा नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आसाम ने एक बात कही थी कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। देखो याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक ही सिस्टम के अंदर एक साथ नहीं लग सकते। ओके, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ लग रहा होगा, कभी सेकंड के साथ लग रहा होगा। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सही है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी अप्लाइड इन अ system along with Newton's first law or Newton's second law, right? सेकंड लॉ, सही। ये सर, तुम्हें पता होनी चाहिए। बोलो बोलो। वो जो आपने दूसरी एग्जांपल बनाई थी शुरू में, वो कैसे गलत है फिर? मैं भी आता हूँ, मैं वही दोबारा से बनाने लगा हूँ, डोंट वरी। अभी आ ठीक रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट दो। सही हो गया। सो ये चीज अपने जहन में रखना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ, ये दोनों सिस्टम में कभी साथ नहीं लग सकते। ओके, जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा सेकंड लॉ नहीं होगा, सेकंड लॉ होगा फर्स्ट लॉ नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के लिए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, सेकंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। सही है, सेकंड लॉ में। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से कभी कभार जो ऑब्जेक्ट होगा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर चले जाएगा, और कभी कभार जो है ना वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर चले जाएगा। ओके, पहली चीज ये कुछ चीजें हो गई। सही है। अब मैं दोबारा से जो है ना ये कुछ कंडीशन बनाता हूँ, उसके अंदर तुम मुझे बताना कि उसके अंदर फिर जो है ना हम इसको न्यूटन थर्ड लॉ लगा के देखेंगे। सही है। कुछ तो मेरे पास बनी हुई है, वो मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। और अच्छा जी, मैंने इसमें बनाई थी, मैंने कुछ फोर्सेस ये बनाई हुई, कुछ कहानी। सही है, कॉपी और पेस्ट। सही है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई एग्जाम्पल। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर 4 एग्जाम्पल दी हुए हैं। सही है। अब इन चारों एग्जाम्पल को देखो। सही है। न्यूटन थर्ड लॉ मैंने अभी लिखवा दिया, उसकी कंडीशन भी लिखवा दी है। सही है। मुझे इन चारों लॉ के हिसाब से मुझे बताओ कि कौन से न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है और कौन से न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं कर रहा। यस, पहले वाले के बारे में बताओ जरा, सारे बोलो प्लीज। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा? पहले और दूसरे में तो नहीं होगा। पहले और दूसरे में हो रहा है। ओके, तीसरे चौथे में भाई? अ, नहीं सर, पहले में तो नहीं हो रहा। पहले में नहीं हो रहा आप कह रहे हो। ओके,
चलो, वो टू बॉडीज नहीं है ना, एक बॉडी। एक बॉडी है, ओके, सही है। और दूसरे वाले में? दूसरे में भी नहीं होगा क्योंकि एक ही दूसरे, बॉडी। ओके फाइन। तीसरे में? तीसरे में भी नहीं होगा, चौथे में फाइन। होगा शायद। चौथे में होगा क्योंकि दो बॉडीज हैं। चलो, मुजम्मिल आप क्या कहते हो? हाँ सर, चौथे में ही होगा सिर्फ एक ही, ये है दो ना? बॉडी। परफेक्ट। सर तो पहला वाला है, उसमें बेस को हम दूसरी बॉडी कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, तो अब सीन ये है, मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं। पहले वाले के अंदर जो है ना, जो फोर्स लग रही है, इसके अंदर ऊपर वाली जो फोर्स लगी है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नीचे वाली फोर्स है वेट है। मैंने तुमसे कहा फोर्स सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप पे जानने के लिए ना तुम्हें पता होना चाहिए, नाम सेम होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है, राइट? अगर फोर्सेस, क्योंकि मोस्टली मोस्टली जनरलाइज रूल नहीं बता रहा, लेकिन मोस्टली जहाँ पे जो फोर्सेस होती है ना, उनके नाम से उनकी टाइप पता चल जाती है। सही हो गया? तो अगर दोनों सेम नाम की फोर्स है, इसका मतलब है वो सेम टाइप की भी होने वाली है, ओके? ऊपर वाली जो फोर्स है इस केस के अंदर, पहले वाले केस के अंदर वो कांटेक्ट फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नीचे वाली वेट है, राइट? तो दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड है, टू डिफरेंट बॉडीज हैं, लेकिन सेम टाइप की फोर्स नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम है। दूसरी बॉडी देखो, एक ही, दूसरा केस में एक ही बॉडी है, दो सेम टाइप की फोर्स है, मैंने लगा दी है एफ एफ, राइट? दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन एक ही बॉडी है, राइट? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है। जो प्लेन वाला सीन है, ये भी आपके पास एक ही प्लेन है, उसके ऊपर दो डिफरेंट टाइप की फोर्स लग रही है, सेम टाइप की नहीं है, राइट? एक ही ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉब्लम हो गया। अर्थ और मून, सही है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इनमें जो है सेम टाइप की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अर्थ को मून पे लगा रही है, मून को अर्थ पे लगा रही है, राइट? और ये इस वजह से जो है वो आपके पास आप कह सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सही हो गया? अच्छा जनाब, पहली वाली जो केस है ना, पहला वाला केस, इसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ अभी तो फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर इनकम्प्लीट है, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? किस तरह से, मैं तुम्हें कंप्लीट करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है जिसको तुमने अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, ये हमारे पास है अर्थ, ओके? सही है। अच्छा, अब अर्थ तुम्हारे पास एक बॉडी हो गई, बॉल आके बाद दूसरी बॉडी हो गई, राइट? एक चीज तो हमारे पास हो गई, टू डिफरेंट बॉडीज। फोर्सेस हमें सेम टाइप की चाहिए। सेम टाइप की फोर्स हम कहाँ से ला सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर अर्थ जो है वो बॉल पे वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इन रिटर्न अगर बॉल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे, अर्थ के सेंटर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सही हो गया? तो अब ये न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट हो जाएगा फिर, ओके? सही है। या फिर आपने बॉल को अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट फोर्स लग रही है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों एक ही नाम है, सही, एक ही टाइप की फोर्स होती है तकरीबन। सो कांटेक्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो कि सरफेस लगा रहा है बॉल पे, तो इन रिटर्न कांटेक्ट फोर्स जो है वो बॉल भी तो लगा सकती है सरफेस पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट? राइट? अब ये जो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो जाएगा, राइट? जो दो डार्क ग्रीन वाले एरो हैं ऊपर नीचे, एन एन के, वो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर में, और जो डब्ल्यू और डब्ल्यू के हैं ऊपर नीचे, वो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर में है, ओके बच्चों? सर जी मुझे समझ नहीं आया। क्या क्या समझ नहीं आया भाई जी इसमें? सर, मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। दोबारा समझते हैं। देखो, अगर तो मैं इस पे सारी फोर्सेस हटा दूं, सही है, मैं इस पे सारी फोर्सेस हटा दूं, ये मेरी एक्चुअल डायग्राम थी, सही है? तुम लोगों ने कहा न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं कर रहा, ओके? हमने रीजन बताया कि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास जो है एक फोर्सेस सेम टाइप की नहीं है, सही है? एक डब्ल्यू है यानी वेट है, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, राइट? दो डिफरेंट टाइप की फोर्स है, ओके? और तो इस वजह से न्यूटन सर आप थर्ड लॉ वो फॉलो नहीं कर फोर्स रहा। को वो ऊपर ऊपर से बता देंगे, नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स कौन सी होती थी? मैं उसी पे आने लगा हूं। मुझे लग रहा है कि तुम लोग को इसी वजह से नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी। मैं पहले उस पर आता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। मुझे टाइप ऑफ फोर्स पूरी टॉपिक है अलग से, वो भी मैंने बताना है, डोंट वरी। सारी फोर्सेस बतानी है मैंने। सही हो गया? तो चलो पहले उस पर आ जाते हैं, टाइप ऑफ फोर्स पे आते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, सही है। अच्छा, हमारे पास जो है ना इन जनरल जो फोर्स की टाइप है, वो हमारे पास जो है ना दो टाइप हम बनाते हैं, सही? हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है, एक हमारे पास है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक हमारे पास है ये कॉन्टेक्चुअल फोर्स, और एक नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स, सही है? नॉन
कॉन्टेक्चुअल फोर्स, और एक हमारे पास है कॉन्टेक्चुअल फोर्स। सही हो गया। अच्छा जी, नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स मतलब जो कांटेक्ट बनाए बगैर ही काम करते हैं, समझ लो। अच्छा जी, और इसके अंदर हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तुम्हें जमीन के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, तुम आज छलांग मारो तुम तब भी नीचे आओगे, राइट। सही है। और तुम्हारे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है। तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स। सही है। तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स। सही है। ये तुम्हारे पास जो है वो कुछ फोर्सेस हैं जो कि हमने यहाँ पे देखनी है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो इन फोर्सेस की कहानी है वो कहानी कुछ इस तरह से है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे पास हमने देखनी है। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर A2 के अंदर जाके पढ़ेंगे। सही है। और मैग्नेटिक फोर्स भी हम जो है वो A2 के अंदर जाके, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम A2 के अंदर जाके पढ़ेंगे। सही है। अच्छा जनाब, और हमारे पास जो चीज बच गई है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी सी अभी हमारे पास है, यानी A2 के अंदर AS के अंदर थोड़ी सी आएगी आखिरी चैप्टर में। बट अभी फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आखिरी चैप्टर में थोड़ी बहुत आएगी, वहां मैं बता दूंगा। ओके। और बस यहाँ पे इसके अंदर अभी सिर्फ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लंबी करनी है, बाकी सब A2 के अंदर जाएगा। सही है। और नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स के अंदर हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट, या कॉन्टैक्ट फोर्स कह दो। नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट दोनों एक ही नाम है। कॉन्टैक्ट फोर्स, कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन, ये बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ओके, सबका सुन के तुम्हारे जहन में एक ही चीज आनी चाहिए। ओके। अच्छा जी, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास है टेंशन है। सही है। तीसरी चीज हमारे पास है फ्रिक्शन। सही है। और चौथी चीज हमारे पास है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। सही है। ये बेसिकली कुछ चार फोर्सेस हैं कांटेक्ट फोर्स जो कि हमारे सिलेबस में है, राइट। यानी ये ऐसी फोर्सेस हैं कि जिनके बारे में, जिनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, जिनके बारे में ये पता होनी चाहिए ये क्यों लग रही है, जिनके बारे में तुम्हें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ओके। ये सारी फोर्सेस तुम्हें अगर पेपर में मेंशन करेगा तो प्रॉब्ली तुम्हें उसकी डायरेक्शन नहीं बताएगा, तुम्हें उसकी डायरेक्शन खुद ही इमेजिन करनी होगी, एज्यूम करनी होगी, राइट। तो ये एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। सही है? तो उनकी डायरेक्शन इन सब चीजें हम लिखते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई और फोर्स लगाएगा देन वो आपको मेंशन करेगा कि ये कौन सी फोर्स है। अच्छा, फ्रिक्शन की बजाय जो है ना मैं इसको थोड़ा सा और वास्ट करके लिख देता हूँ, रेजिस्टिव फोर्सेस। तुमने फ्रिक्शन लिख लिया, फ्रिक्शन लिख रहे हो, सही, लेकिन मैं उसको लिख रहा हूँ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स। क्या हुआ? इरेजिस्टिव फोर्स में फिर एयर रेजिस्टेंस भी आ जाएगी ना। हाँ जी, सब कुछ आ जाएगा, जितने भी फ्रिक्शन, जितने भी टाइप के रेजिस्टिव फोर्स होंगे ना सब आ जाएंगे। सही है। तो ये हमारे पास कहानी हो गई। सही है। अच्छा जी, आ जाओ, सबसे पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स पे पढ़ा करते हैं, उसके बाद उसको आगे लेके चलेंगे। सही है। सो हमारे पास सबसे पहले है ग्रेविटेशन फोर्स। सही है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे ख्याल में क्यों होती है? वो जो कोर की वजह से। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह होती क्यों, वो ग्रेविटेशन पुल क्यों आता है? तुम लोग क्या कहोगे? अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना वो मास की वजह से होती है, समझ रहे हो। ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। देखो, पहली चीज नाम, फोर्स का नाम क्या है, पहला नाम आ गया। दूसरी चीज होती किस वजह से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरी चीज डायरेक्शन, और फिर उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सही है। इसी ऑर्डर में सारी फोर्सेस को मैंने एक्सप्लेन करना है। सही है। सो नाम आ गया, क्यों होती है, ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके।
तुम्हारा अगर मास है तो तुम पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। दुनिया के अंदर जिस जिस चीज का मास होगा ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी, फोर्स उस पर एक्ट करेगी। ग्रेविटी को कटा दो, तुम अर्थ को भूल जाओ। दो बंदे हैं ना, दो बंदे हैं, सही है, उन दोनों का मासेस है, वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सही है। जिसको हम मोहब्बत कहते हैं। नहीं भाई नहीं, मोहब्बत नहीं यार, क्या हो गया। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से जो है ना एक बंदा दूसरे या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट। लेकिन हम हमें नहीं फील होता, राइट। अगर जैसे आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके पास कोई और दूसरी चीज पड़ी है, उसका कोई ना कोई मास है, राइट। आप उसको बगैर छुए अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। क्यों? क्योंकि आप जिस सरजमीन पे रह रहे हो, सही है, आप जिस गोले पे रह रहे हो, उसकी अर्थ, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड या उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि आपकी अपनी जो फील है या आपका अपना जो मास की वजह से ग्रेविटी है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, राइट। उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, उसकी कोई औकात नहीं बचती, राइट। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम होता है, सही हो गया। तो इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास आती है ड्यू टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। चलो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है डायरेक्शन क्या होती है, सही है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, राइट। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, राइट। और इसी को जो है आप और करके भी लिख सकते हो, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दो चीजें आप लिख सकते हो, सही हो गया। कैसे, क्या मतलब है, जरा समझते हैं। अच्छा जी, अब देखो, अगर सीन ये है, मैं इसकी जरा कुछ डायग्राम अगर बनाऊं। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना ये अर्थ है, सही है। ये मेरे पास है अर्थ, और ये मेरे पास है मून, सही है। चंदा मामा है, रात में निकलते हैं, खुमारी काट के चले जाते हैं सुबह में, सही है। मून, सही है। अब अर्थ क्या कर रही है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और मून अर्थ को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। सो एक एरो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सही है। और एक एरो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सही है। अब देखो, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को उनके सेंटर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हमेशा सेंटर से लगती है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर वाले पॉइंट से ये एक्ट करती है, ओके। अगर तो लेट्स से, अब ये तो मैंने एक बड़े स्केल पे डायग्राम बना दी, सही है। दूसरी डायग्राम, लेट्स से ये मेरे पास जो है ना एक अर्थ की सरफेस है, सही है। सो अर्थ सरफेस, और मेरे पास जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, सही है। मतलब मान लो कोई कोई स्फीयर, कोई मेटल स्फीयर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, राइट। अब क्या होगा कि अर्थ जो है वो इसको इसके सेंटर से अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। और अगर इसमें न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे, अब देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब देखो इन रिटर्न न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे रिएक्शन भी होना चाहिए, वरना मामला बर्बाद हो जाएगा, सही, जुल्म हो जाएगा वरना, समझ लो। सो अगर यहाँ पे वेट लग रहा है जो कि अर्थ इस बॉल पे लगा रहा है, राइट, सो इन रिटर्न बॉल भी अर्थ को जो है ना अपनी तरफ खींचेगा, सही है। तुम्हें बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि जो है ना बॉल कैसे अर्थ को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन भाई ऐसा है, तुम अगर अर्थ पे रह रहे हो ना, तो तुम अर्थ पे, तुम धरती पे बोझ हो। मतलब ये कि तुम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हो, सही है, समझ रहे हो। मतलब अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और तो मैं अर्थ की तरफ खींच रहा हूँ, तभी हाँ, मैं स्टिल खड़ा हुआ हूँ। यस, वरना अगर सिर्फ अर्थ मुझे खींचती तो मैं तो अर्थ के अंदर ही होता। अंदर घुस जाते, हाँ। सही है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैं भी लगा रहा हूँ, मतलब 10 क्या होते हैं वो। 9.81। हाँ 9.81, अरे सर मैं लगा रहा हूँ।
अबे इतनी फोर्स। 9.81 की ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं लगा रहे फोर्स। देखो अगर ब्लड से आप मान लो आपका आपका मास जो है वो ब्लड से 70-80 kg ले लेते हैं, सही है। तो अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वेट अगर आ जाएगा 800 आ जाएगा, सही। हम ग्रेविटी 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, सही है। सो अब 800 न्यूटन की फोर्स आप अर्थ पे लगा रहे हो, सॉरी 800 न्यूटन की फोर्स अर्थ आप पे लगा रही है, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े हो, राइट। हमने ग्रेविटी जो 10 ली है वो अर्थ की वजह से ली है, राइट। सो 800 न्यूटन की फोर्स अर्थ आप पे लगा रही है, सही है। इन रिटर्न आप भी अर्थ पे 800 न्यूटन की फोर्स लगा रहे होगे, समझ रहे हो आप। अच्छा। ये मतलब है, सही है। तो बस ये ऐसी कहानी, सही है। लेकिन जो आपने बात कही कि हम अर्थ पे स्टिल खड़े हुए हैं क्योंकि अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है और रिटर्न इन रिटर्न हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली वो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से नहीं है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से आ रहा है, राइट। वो कैसे, कि जब तुम अर्थ पे अपना अपना कदम रखते हो तो बेसिकली तो अर्थ जो है वो उतनी ही फोर्स कांटेक्ट की वजह से तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, राइट। हम्म। समझ रहे हो, मतलब अगर जी। तुम लेट से अगर मैं बंदा खड़ा करूं यहाँ पे, ये आपके पास आ गई अर्थ, सही है। और ये आ गए आप, सही है। सही है, मैं थोड़ा सा हैंडसम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है या। अच्छा जी, सही। अब क्या होगा कि अर्थ जो है वो आपके सेंटर से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, राइट। ये आ गया, अर्थ आपको अट्रैक्ट करिए ग्रेविटेशनल फोर्सेज जिसको हम वेट कहते हैं, राइट। लेकिन जब आपने अर्थ की सरफेस से कांटेक्ट बनाया हुआ है ना, तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो यहाँ से ऊपर लग रही है, जो कि जो है ना वेट को बैलेंस कर रही है, राइट। जो कि वेट को बैलेंस कर रही है, सही है। और इसकी वजह से आप जो है वो अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, दिस इज नॉट द वेट, दिस इज नॉट द वेट जो कि ऊपर लग रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस सेम टाइप की नहीं है, टाइप अलग अलग है, राइट। तो दोनों फोर्सेस सेम टाइप की नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये न्यूटन थर्ड लॉ है, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है, ओके। कि अब न्यूटन सेकंड लॉ भी नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टेशनरी करे हो, आप ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे आ रहे हो, क्लियर ना। जी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, सही है। तो अच्छा जनाब, आ जाओ, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है अर्थ जो है वो बॉल पे अगर डब्ल्यू की फोर्स से बॉल को नीचे खींच रहे हैं, तो इन रिटर्न बॉल भी जो है ना वो अर्थ को डब्ल्यू की फोर्स से ऊपर खींच रही होगी, राइट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इन जनरल इसकी फोर्स बहुत बहुत छोटी होगी। हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखो सीन ये है कि हम अज्यूम करते हैं एक बंदा, सही है। और ये बंदा खड़ा हुआ है सरफेस पे, लाइक दिस, सही है। इस बंदे का मास ले लेते हैं 70 kg, सही है। एवरेज जो बंदे का मास होता है वो 70 kg होते हैं, सही। और अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो निकालें, वेट निकालें, तो अगर अर्थ पे खड़ा हुआ है तो हम वेट ले लेते हैं इसका 700 न्यूटन, सही है। लेट से ग्रेविटी में 10 लेके काम करूँ आसानी के लिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो इसको नीचे खींच रही है 700 न्यूटन से, सही हो गया। ये तो हमारे पास एक हमने बात कर ली, राइट। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ पे हमारा ईमान है, हम कहते हैं कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ अगर है तो वो इतनी फोर्स जो है वो अर्थ बंदे पे भी लगा रही होगी और बंदा अर्थ पे भी लगा रहा होगा, सही है। और इन रिटर्न, अच्छा ये एक चीज तुम यहाँ पे याद भी रखो कि इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डब्ल्यू का, वो हम कहते हैं एम जी, राइट। सो किसी का भी वेट निकालोगे, ये तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके, मैंने लिखवा दिया आसानी के लिए, सही है। सो एम जी ये हमारे पास ग्रेविटेशनल, ये वेट का फॉर्मूला है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी करोगे तो यहाँ के पास फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। मास सेम रहेगा और ग्रेविटी चेंज होती रहेगी, तुम इस फॉर्मूले को इस ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अलग अलग प्लेनेट है, सो W1/G1 इज इक्वल टू W2/G2, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, ओके। अब इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि तुम अगर तो तुम एक प्लेनेट पे खड़े हो तो तुम्हारा वेट लेट से 700 आ रहा है, सही है। और उस प्लेनेट की ग्रेविटी है 10, अगर तुम उससे हट के दूसरे प्लेनेट पे चले गए और वहां पे तुम्हारा वेट आ रहा है 70, या तुम्हारा वेट वहां पे आ रहा है 50 न्यूटन, राइट। तो उसकी क्या ग्रेविटी होगी वो तुम निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि हमारा इस बात पे भी यकीन है कि हम जो है हमारे पास जो मास होता है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, राइट। खैर, तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें कि और तुम जो है ना अर्थ जो है वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है। अर्थ तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं 700 न्यूटन से, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें बता रखा है कि तुम भी अर्थ को 700 न्यूटन से अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो
सो यू अट्रैक्ट द अर्थ, सही है, टूवर्ड योर सेल्फ विद द फोर्स ऑफ 700 न्यूटन। ओके, लेकिन इसका कोई अफेक्ट तुम्हें फील नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर तुम फॉर्मूला लगाओ W इज इक्वल टू एम जी, राइट, और तुम अर्थ को अट्रैक्ट करो 700 न्यूटन से। अर्थ का जो मास होता है वो 6 एक्सपोनेंट 24 होता है, राइट। तो अगर तुम जी निकालने की कोशिश करो, सो 700 डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंट 24, सही है। सो तुम्हारे जिस रेट से या जिस वैल्यू से तुम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होगे, वो तुम्हारे पास आ रही होगी। तो मेरे पास आ रही है 1.166, मैं ले लेता हूँ 1.2, सही है। 6 को मैं राउंड ऑफ करके 1.2 एक्सपोनेंट -22, राइट, मीटर्स पर सेकेंड, ये मेरे पास आ रही है, सही है। यानी मेरे पास ये इतनी छोटी सी एक्सेलरेशन आ रही है कि जिस एक्सेलरेशन से तुम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होगे, राइट, अर्थ तुम्हारी तरफ मूव हो रही होगी, बट इतनी छोटी एक्सेलरेशन है कि तुम उसको जज ही नहीं कर पाओगे, राइट, इट अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। ओके, क्लियर हो रहा है बच्चों? यस, कुछ जरा जी हाँ सर। ना बोल दो। चलो, अच्छा ये भी याद रखना प्लीज कि अगर तुम सारे इंसानों को जमा कर लो ना अर्थ के, तो भी वो तुम अर्थ के मास के बराबर नहीं पहुंच सकते, राइट। अगर तुम मतलब बिलियंस ऑफ पीपल भी मान लो, तो बिलियंस ऑफ पीपल के जो मास होगा वो एक्सपोनेंट 10-11 तक जाएगा, सही है। और अर्थ का मास उससे भी सर वो कहीं तो ज्यादा है। बोलो सर बोलो। अगर हम जमा करें तो अर्थ का मास तो खुद ही बढ़ता जाएगा कि हम उसके ऊपर ही हैं। नहीं नहीं, अबे तुम हटा दो ना, तुम ऐसा सोचो कि अर्थ अलग है और सारे बंदों को तुम अलग से जमा करो, सही है, और तुम उनके मास को ऐड अप करो, सही है, तो उनका मास भी तब भी जो है ना वो अर्थ के मास के बराबर नहीं पहुंचेगा। ओके, वो उससे भी तब भी जो है ना मतलब बिलियंस ऑफ टाइम छोटा रहेगा, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, चलो, ये बात हो गई। तो हमने ग्रेविटी को तो समझ लिया पूरा, सही। अब उसके बाद आ जाओ, इसके अलावा जो फोर्सेज है वो हम A2 के अंदर पढ़ेंगे। और ये वाली जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, हम इसको समझ लेते हैं, सही। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर सबसे पहले आती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स, सही है। अच्छा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हमेशा जो है वो कॉन्टैक्ट की वजह से होगी, सही है। यानी अगर तुम्हारे पास जो है ना दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स जो है ना, जब तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट बनाएंगे तो उसकी वजह से ये फोर्स आएगी, अदरवाइज ये फोर्स नहीं आएगी, सही है। सो तुम कहोगे कि ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ओके, पहली चीज हो गई, सही। नाम आ जाएगा सबसे पहले, वो फोर्स क्यों है दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरी चीज डायरेक्शन क्या है, सही है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ये तीन चीजें नाम बता दिया, किस वजह से है और डायरेक्शन क्या है, तीन चीजें आ गई, राइट। अब इसको जरा देख लेते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, तुमने उस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा हुआ है, लाइक दिस, ओके। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि चूंकि ऑब्जेक्ट ने कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो जो ग्राउंड होगा वो ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों? हमेशा परपेंडिकुलर लगा करती है, ओके। हमने कहा हमेशा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगी, हम इसको एन से रेफर कर रहे हैं, सही। और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गई, ओके। ये तुम्हारे पास है कांटेक्ट फोर्स, राइट। अगर तुम्हारे पास लेट से कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, सही है, लाइक दिस। सो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, ओके, सही हो गया।
और सही है, थोड़ा सा जो है इसको, ये आ गया सही है। और ये जो है वो 90 डिग्री पे इस तरह से होगी, राइट। सही हो गया। सो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस तुमने बनानी है, सही है। अब लेट से मैंने जो है ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, समझ लो ये मेरे पास है वॉल, सही है, ये मेरे पास है ग्राउंड, सही है। और मैंने ना एक लेडर रखे हुआ है, एक सीढ़ी रखी हुई है, सही, लाइक दिस, सही है। तो अब इस सीढ़ी का वेट जो होगा, वेट हम पढ़ चुके हैं, इस सीढ़ी का जो वेट होगा वो यहाँ पे होगा एग्जैक्टली डाउनवर्ड, एग्जैक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, लाइक दिस, राइट। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जहां जहां पे कांटेक्ट बनेगा वहां वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बना दो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आ गई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आर कह सकते हो, एन भी कह सकते हो, दोनों चीजें से रेफर करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगी लाइक दैट, ओके। बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। परफेक्ट। बट ये याद रखना, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये तुम्हारे पास स्मूथ सरफेस के लिए, स्मूथ, सही है। अगर इनमें से कोई भी रफ होगी तो वो किस तरह से बनेगी वो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, सही है। तो खैर, अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक बात हो गई। तो ये तुम्हारे पास है कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की का सिनेरियो, राइट। हमेशा याद रखना कि ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगी। इसी तरह से तुम मोमेंटम के केसेस पढ़ के आ रहे हो। हमने मोमेंटम के अंदर क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पास दो पार्टिकल है ड्यूरिंग द कोलिजन एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे होता है और दूसरा पार्टिकल इस तरह से होता है, राइट। सो अब ड्यूरिंग द कोलिजन जो है, ये आ गया, सही है। ड्यूरिंग द कोलिजन पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, सही है। तुम इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सही है। और तुम्हारे पास जो है दूसरा पार्टिकल पहले पे फोर्स लगाएगा इस तरह से, फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी, सही है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा, सही हो गया। अब देखो कांटेक्ट फोर्स है, दो अलग अलग पार्टिकल है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ भी लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स भी लग रही है, राइट। सो न्यूटन थर्ड लॉ इस तरह से लग रहा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम टाइप है, सही है। और सेम टाइम के लिए लग रही है, जब ये कांटेक्ट इनका खत्म होगा फोर्स भी खत्म हो जाएगी, राइट। जब कांटेक्ट आएगा तो फोर्स भी आ जाएगी, राइट। सो ये तुम्हारे पास सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। तो और ये जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें बार बार उसके अंदर मोमेंटम की वर्कशीट अगर तुमने सॉल्व की हो तो उसके अंदर भी तुम्हें दिखा होगा, राइट। कि मोमेंटम के अंदर जो है वो तुम्हारे पास ये न्यूटन थर्ड लॉ बार बार वो पूछ रहा था कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि सेम टाइम के लिए ये कांटेक्ट में, राइट, और सेम टाइप की फोर्स लग रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। इस वजह से जो है वो तुम्हारे पास ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, राइट। तो कांटेक्ट फोर्स मैंने तुम्हें बता दी, सही। अब उसके बाद जो है टेंशन है। टेंशन बहुत आसान है, दे देते तुम लोग को, सही है। अच्छा, टेंशन का ये सीन है कि टेंशन हमारे पास जो होती है वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ओके। अगर किसी भी चीज, किसी के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है, किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, तो उसके अंदर टेंशन आएगी। रिजिड बॉडी जो होगी उसके अंदर टेंशन नहीं आएगी, ओके। तुम शर्ट पहने हो, तुम शर्ट को खींचोगे टेंशन आ जाएगी उसके अंदर, सही है। और जो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी ना, हमेशा वो डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले, राइट। इट इज सच दैट as as the object regain its original shape, सही है।
इट इज यानी डायरेक्शन। सही है, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके भी लिख देता हूँ कि हमेशा जो है ना, और तुम इसको कह दो ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, राइट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना, लेट से तुम्हारे पास एक नेल कील है तुम्हारे पास, सही है। और तुमने जो है ना उस कील को यहाँ पे फिक्स किया, सही है। और तुमने जो है ना रबर बैंड बांध दिया इससे, सही, ये रबर बैंड तुमने बांध दिया लाइक दिस, सही है। और तुम जो है ना इस रबर बैंड को खींच रहे हो, यहाँ पे तुमने एक फोर्स लगाई है F न्यूटन की, तुम रबर बैंड को खींच रहे हो, सही है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जब तुम उस रबर बैंड को रिलीज करोगे ना, तो यानी ये फोर्स हटाओगे तो रबर बैंड इस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में जो मूव हो रहा है ना वो टेंशन है, यानी रबर के अंदर जो टेंशन होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रही होगी, राइट। और क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ओके, ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर मूव हुआ करेगी, सही हो गया। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास जो है ना लेट से तुमने दीवार है, खंबा है, खंबे के साथ जो है ना तुमने कोई चीज लगा दी, सही है, लाइक दैट, तुमने होल्ड की हुई है इसको ना इस तरह से, सही है, तुमने ये होल्ड कर दिया, सही है। और यहाँ पे जो है ना तुमने इसकी सेफ्टी के लिए तुमने यहाँ पे एक अदर जो है ना वो स्ट्रिंग लगा दी, ताकि जो है ना ये मजीद जो है ना जानदार हो जाए, सही है। सो यहाँ पे तुमने इसको फिक्स कर दिया, सही है। अब क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी, ऑब्वियसली बात है, और टेंशन कहाँ होगी, फिक्स पॉइंट कौन सा था, ये वाला फिक्स पॉइंट था, राइट। क्योंकि ये सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट करना है, सही है, सपोर्ट कभी भी फिक्स पॉइंट ही बनेगा, सही है, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट करने का मतलब है कि वो फिक्स है ही नहीं, इस वजह से उसको सपोर्ट चाहिए, राइट। तो टेंशन जो है वो इधर को होने वाली है, राइट, ऑपोजिट टू द सपोर्ट, राइट। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तुमने उन दोनों को आपस में बांध रखा है, राइट, सही है। इस तरीके से तुमने जो है ना दोनों ऑब्जेक्ट को बांध रखा है। कनेक्टेड पार्टिकल वाला सीन अगर तुम याद करो, सो यहाँ से टेंशन इधर होगी, यहाँ से टेंशन इधर होगी, राइट। टेंशन हमेशा चाहेगी कि अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, टेंशन हमेशा ये चाहेगी, ओके बच्चों, समझ पा रहे हो ना तुम लोग। सर ये वाला नहीं समझा है कनेक्टेड। देखो, तुम्हारे पास एक रबर बैंड है, तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक रबर बैंड है, सही है। तुम्हें खुन्नस काटी, तुमने रबर बैंड को खींच दिया, सही, तुमने रबर बैंड को यहाँ से खींचा, सही है, और तुमने रबर बैंड को यहाँ से खींच दिया, सही है। अब तुमने रबर बैंड को ऑपोजिट जब खींचे तो रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। उसकी ओरिजिनल शेप जो है वो, इसको मैं जो हूँ, अगर, अल्लाह अकबर, अच्छा जी, चलो, मैं, अबे यार जल्दी आ जा यार, टाइम नहीं है, सही, मैंने इसको जो है ना इसका जी इसका जी शेप सर चेंज, समझे। और देखो इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो ये होने वाली थी, सही है। सो इसकी ओरिजिनल शेप ये थी, तुमने उसको पकड़ के खींच दिया, सही है। अब इसकी ओरिजिनल शेप ये बन गई, सही है। सो अब क्या होगा कि टेंशन तुम्हारे पास इस तरह से लगेगी कि रबर जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर ले, राइट। अब उसने ओरिजिनल शेप में जाना है तो टेंशन किधर होनी चाहिए, टेंशन जो है वो यहाँ से इधर को होगी, राइट, क्योंकि उसने ओरिजिनल शेप में जाना है, यहाँ से इधर होनी चाहिए, यहाँ से इधर होनी चाहिए, और यहाँ से इधर होनी चाहिए, राइट। क्लियर हो गया, सही हो गया, ये प्रॉब्लम, जी सर जी सर। परफेक्ट। चलो जनाब, ये तुमने टेंशन समझ ली, अच्छा जनाब, उसके बाद जो है, अच्छा अब थ्रस्ट जो है ना वो बेसिकली वो तो आगे वाले चैप्टर के अंदर आएगा, प्रेशर के अंदर उसके थोड़ी डिटेल है, सही, तो अब थ्रस्ट में मैं तुम्हें अभी लंबी नहीं करूंगा। और ये चलो थोड़ा सा बता दूंगा, और रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास है, सही, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टिव फोर्स, सही है, अल्लाह अकबर। अच्छा जनाब, सो रेजिस्टिव फोर्स के अंदर जो है, अच्छा मुझे एक मिनट दो जरा।
अच्छा जी। तो रेजिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि रेजिस्टिव फोर्स जो है ना, हम इसको ना दो नाम देते हैं। हम इसको कह देते हैं कि भाई इसके अंदर फ्रिक्शन भी आ जाती है, और इसके अंदर जो है ना वो ड्रैग फोर्सेस भी आ जाती हैं। सही है। फ्रिक्शन का हम जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, वो जनरली हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए। सही है, कि फ्रिक्शन जो है ना वो सॉलिड के अंदर आ रही होती है, और ड्रैग फोर्सेस जो है ना वो जनरली हमारे पास उसके अंदर आ रही होती है, फ्लूइड के अंदर आ रही होती है। फ्लूइड। सही है। फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का मतलब ये है कि भाई ये जो है ना लिक्विड भी आ जाएगा इसके अंदर, और गैस भी आ जाएगी इसके अंदर। ओके। गैस से मतलब एयर भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा जनाब, फ्रिक्शन के अंदर जो हम कहते हैं ना, फ्रिक्शन की जो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, ऑल दो फ्रिक्शन की डेफिनेशन कभी सिलेबस में नहीं पूछी गई, बट पहले लिखवा देता हूँ। फ्रिक्शन हम कहते हैं कि भाई इट इज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द surface एंड द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो तुम लोग? जितना ज्यादा तुम इसके बीच में कोई फ्लूइड डालोगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन कम होती रहेगी, राइट? सो फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारे पास इंटरलॉकिंग है, मतलब जो है ना दो सरफेस खुरदुरी है, दो सरफेस रफ है, तो जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करेंगी तो फ्रिक्शन आ जाएगी, राइट? समझ पा रहे हो? ये आ गई जी। हमारे पास। सही है, ये आ गई। अच्छा, फ्रिक्शन होती क्यों है, फ्रिक्शन होगी किस डायरेक्शन में, होती क्या है नाम बता दिया, होती क्या है वो भी बता दिया, और किस डायरेक्शन में होगी? ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे भी लगा करेगी, और मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी लगा करेगी, राइट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे भी लगा करेगी, और मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी लगा करेगी। ओके। सही है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जो लगेगी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जो लगती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? वो तुम मैथ्स में पढ़ लोगे। सही है। और इसको जो है ना जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। सही है। हमने सिर्फ इसी को लेके करना है। सही है। ऑल्दो फॉर्मूला हमारे पास दोनों में से किसी का भी सिलेबस में नहीं है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है। हम फ्रिक्शन को जो है ना कांस्टेंट मान के चलते हैं। फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि फ्रिक्शन वेरी करती है। लेकिन हम जो है फिलहाल फ्रिक्शन को या रेजिस्टिव फोर्सेस को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ओके। सो ये हमारे पास हो गई फ्रिक्शन की, हमारे पास कहानी हो गई। सही है। अच्छा, अब थ्रस्ट का एक अदद फार्मूला भी होता है। सही है। और अब थ्रस्ट जो है ना वो बेसिकली रिलेटेड होती है प्रेशर के साथ। सही। अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट जो सिस्टम के अंदर आती है ना, वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से आती है। सही है, ये चीज याद रखना। नाम आपके पास आ गया। सही है, अब थ्रस्ट जो है वो नाम है। सही है। और ये सिस्टम के अंदर क्यों आती है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन द फ्लूइड। ओके। फ्लूइड के अंदर हमने दोनों चीजें देखी थी। कौन सी दोनों चीजें देखी थी? हमने कहा था कि फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी होगा, और फ्लूइड के अंदर गैस भी होगी। ओके। फ्लूइड के अंदर गैस भी होगी, राइट? सो फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आएंगी। सही हो गया। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब थ्रस्ट लगेगा। देखो, अभी तुमने ये नहीं समझना प्रेशर डिफरेंस कैसा दिखेगा, कैसा फील होगा, तुम्हें अभी ये नहीं समझना। अभी फिलहाल के लिए ना तुम्हें इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, राइट? जब हम प्रेशर के अंदर जाएंगे तो हम वहां पे इस पे लंबी करने वाले हैं। ओके। तो बस तुम्हें जो है ना प्रेशर डिफरेंस से इसको इसको बस सिर्फ तुम्हें अभी डेफिनेशन समझ लो, वहां जाके तो मैं उसको लंबी करूंगा। सही।
एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा अपवर्ड होने वाली है, सही है। ऑलवेज अपवर्ड। अपवर्ड्स। सही हो गया। बस ये तुम्हें नाम पता चल गया फोर्स का, किस वजह से तुम्हें ये पता चल गया। तीसरी चीज, किस डायरेक्शन में तुम्हें ये तीनों चीजें पता चल गई, ओके। इसके जो ना कुछ सिनेरियोज आते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं, सही है। अब देखो सीन ये है, मैंने तुमसे कहा था कि भाई अपथ्रस्ट जो है वो लगा करेगी लिक्विड में, राइट। तो उसके लिए तुम मान लो एक अदर लिक्विड, सही है। मेरे पास अगर मैं कोई लिक्विड ले आऊँ तुम्हारे लिए, अरे लो आ गया, सही है। ये मेरे पास आ गया लिक्विड, सही है। इसके अंदर मैंने डाल दी एक अदर बॉल, सही है। नीचे कर देते हैं, सही, ये बॉल है। और ये बॉल जो है ना, तुम कह लो कि ये तुम्हारे पास मेटल का स्फीयर है, सही। तुमने ऊपर से नीचे रिलीज किया, सही। मेटल स्फीयर, सही है। अच्छा, ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, इसका मोशन जो है वो नीचे हो रहा है, सही। ये इसका मोशन है। तुमने ना इसके अंदर क्या बनाना होता है, जब ये उसके अंदर आता है पेपर में, तो तुमने इसके लिए बनाना ये होता है कि इसके ऊपर फोर्सेस तुमने ड्रॉ करनी होती है, बस, सही। तो अब यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो देखो नीचे मूव कर रहा है, एक तो इसका वेट नीचे होने वाला है, सही है। वेट, एक चीज हो गई। अप थ्रस्ट कहाँ होगा? अप थ्रस्ट हमेशा ऊपर होगा, सही। ये आ गया वेट, सही है। ये आ गया अप थ्रस्ट, एक एरो, सही है। अप थ्रस्ट को ना हम यू से रेफर करते हैं, सही है। अच्छा, तुम्हें पता है पानी है, पानी जो भी तुम समझ लो, सही है। इसके अंदर एक अदद होगा, एक अदद रेजिस्टिव फोर्स होगी। याद है हमने कल देखा था कि रेजिस्टिव फोर्स जो है वो हमारे पास फ्लूइड के अंदर होगी, यानी हमारे पास जो है ना लिक्विड और गैस दोनों के अंदर रेजिस्टिव फोर्स भी होगी, जो कि अपोज करेगी मोशन को। ड्रैग है जो कि हमेशा अपवर्ड लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, राइट। तो यहाँ पे मोशन नीचे को हो रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो ऊपर को लगेगी, राइट, लाइक दिस, सही है। अब देखो इसके अंदर ना डायग्राम तो बहुत आसान सी थी, तुमने जो है ना मतलब ऐसी मस्ती मस्ती में बना ली तुमने डायग्राम, लेकिन इसके अंदर ना तुम्हें नंबर हमेशा कटता है बच्चों का, एक नंबर में आती है, लेकिन औकात इसकी कोई नहीं है, लेकिन नंबर हमेशा लूज करा के जाती है, सही। मसला ये है कि तुम्हें देखो ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, मैंने तुमसे कहा है कि मेटल का स्फीयर है, ओके। अगर तो मेटल का स्फीयर है और वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो दोनों फोर्सेस है अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट शुड नॉट बी इक्वल, राइट, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर है। अगर तो दोनों फोर्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तुम्हारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है, ओके। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज हो गई, दूसरी चीज कि भाई नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होनी चाहिए। मेटल स्फीयर है, तो वेट या डेंसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, सही है। तो इसका इसी वजह से मैंने नीचे वाला वेट वाला एरो बड़ा बनाया है, ओके। अच्छा, तीसरी चीज कि रेजिस्टिव फोर्स पानी है, सही है, पानी है। तो पानी के अंदर रेजिस्टिव फोर्स कम होती है, राइट, यूजुअली पानी के अंदर रेजिस्टिव फोर्स कम होती है। तो रेजिस्टिव फोर्स का एरो मैंने छोटा बनाया, अब थ्रस्ट का एरो मैंने थोड़ा सा उसी हिसाब से बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया, तकरीबन आसपास भी तुम बना सकते हो, कोई मसला नहीं, राइट। तो इसको तुमने इस तरह से ड्रॉ किया, ये एक तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ, सही है। हाँ, यहाँ पे मैंने तुम्हें जो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे हो रहा है एक्सेलरेशन, सही है। यहाँ भी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर मैं तुमसे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बोलूं, हम्म, अगर मैं तुमसे सेम कॉन्सेप्ट बोलूं, सही है, और मैं तुम्हें ये बोल दूं कि भाई एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहे हो, सही है। अच्छा जनाब, मैं अगर तुमसे बोलूं कि भाई ये कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, सही है। कोई मुझे बता सकता है कांस्टेंट स्पीड, इस पे क्या फर्क आएगा? सर मुझे लगता है रेजिस्टिव फोर्स और डब्ल्यू। वेट इक्वल हो जाएंगे और अब थ्रस्ट वैसे ही रहेगा। मेरे से फोर्स, ओके। मुबीन ब्रो आप क्या कहते हो? मैं कह रहा था वो
आर प्लस जो यू है वो इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगी। ओके। और मुजम्मिल भाई तुम कुछ कह रहे हो, तुम भी नहीं कह रहे हो, कुछ तो बोलो यार। सर इक्वल हो जाएंगे ना दोनों, है? तो फिर कौन उनकी दोनों? कांस्टेंट स्पीड हो आर जाएगी। और आर और वेट यू और इक्वल हो आर यू। जाएंगे? अच्छा, ऐसा हो वेट गया। और आर यू ऐसा उल्टा क्यों सीधा। भाई? सर फिर जैसे आप एक चीज को नीचे फेंकते हैं हम्म। तो पहले एक्सेलरेशन होगी, लेकिन जब ये दोनों स्पीड इसके सामने सेम हो जाएंगी तो वेलोसिटी जो होगी वो एक्सेलरेशन बंद हो जाएगी, तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। चलो बढ़िया। और ओके शहीर, आप कुछ कह दो, आपको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ऐड करना चाहोगे? सर समझ नहीं आ रहा। है? चलो ओके, समझा दो समझा दो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। देखो सीन ये, हमने कहा अगर तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड के लिए कंडीशन ये होती है कि भाई अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, सिंपल सी कंडीशन। अगर एक्सेलरेशन सिस्टम के अंदर है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए, ऑपोजिंग फोर्स छोटी होनी चाहिए। सही हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अंकल न्यूटन हमें ये बता के मरे थे, सही। तो अगर तो कांस्टेंट स्पीड है न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर तो एक्सेलरेशन है न्यूटन सेकंड लॉ, सीधा सीधा हो गया। सही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, यानी मतलब ये है कि अगर तुम अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा इसको, डायग्राम को। सही है। पहले मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगी तुम्हारे पास जो वेट है, जो वेट है वो बेसिकली अप थ्रस्ट प्लस इसके बराबर होनी चाहिए। सही है। ये जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो, एक बड़ा और छोटा भी हो सकता है, बट दैट शुड बी सच अ वे कि इनका रिजल्टेंट जो है ना वो बराबर होना चाहिए, यानी डब्ल्यू जो होगा, डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू यू प्लस आर। सही है ना? हसाम ब्रो समझ रहे हो ना? सही है। अब ये आर और यू आपस में बड़े हैं छोटे हैं इक्वल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई गरज नहीं है। सही है। लेकिन दैट शुड बी इक्वल, राइट? आर और यू का जो सम है वो डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, राइट? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर कांस्टेंट स्पीड पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, तो इसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, राइट? हमने बराबर कर दी, ओके। और अगर तुम्हारे पास सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, देन डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ यू प्लस आर। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलो, अगर नहीं है आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये कि मेरे पास जो है ना एक बबल है। तो ये मेरे पास मान लो कि गैस, तुम ले लो गैस, या एयर ले लो या गैस ले लो, सही है, तुम्हारी मर्जी है। सही है। नहीं नहीं सॉरी, एयर नहीं लो, एक तुम ले लो। हम्म, तुम ले लो, क्या लोगे तुम अगर ले लो इसको हनी, शहद देगा शहद तुम लोग ने किसी ने, जी सर। है ना? शहद गाढ़ा सा होता है, राइट? जी। तुम उस गाड़ी गाड़ी वाली चीज को अपने जहन में रखना, राइट? बेसिकली विस्कस, हमने गाड़ी चीज को हम विस्कोसिटी या विस्कस हम कहते हैं, सही है। तो हमने यहाँ पे ना कोई विस्कस मटेरियल लेना था, सही है। और अब ये मैंने ले लिया हनी, सही है, यहाँ से ये इसकी सरफेस है, सही है। और वो ऊपर ये इसका जो है ना बॉटम है, नी ऊपर उसकी सरफेस है, राइट? अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या, तुमने देखा हुआ कोई भी तुम लिक्विड रखते हो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, सही है। तो इसके अंदर ना मेरे पास मान लेते हैं एक एयर बबल आ गया छोटा सा, सही, ये मेरे पास आ गया एयर बबल, सही है। एयर बबल थोड़ा सा ऊपर बना लेते हूँ ताकि हम्म, हम फोर्सेस बना सकें इसमें, सही है। ये मेरे पास है एयर बबल, सही है। अच्छा, ये ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ, सही है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तुम्हें पता है कि अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो अपवर्ड फोर्सेस बराबर हो, अपवर्ड फोर्सेस बड़ी होंगी और डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा होंगी, राइट? नीच कम होंगी, सॉरी। हमने क्या कहा था कि जिस डायरेक्शन को एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन की फोर्सेस ज्यादा होने वाली है। और पिछले केस में हमने कहा था डब्ल्यू बड़ा होगा आर और यू के समेशन से, राइट? इस केस के अंदर जो है वो अगर ऊपर मूव करे तो अपवर्ड वाली फोर्सेस बड़ी होनी चाहिए डाउनवर्ड वाली फोर्सेस से, और अगर कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है ताकि बस सारी फोर्सेस अपवर्ड और सारी फोर्सेस डाउनवर्ड उनका सम बराबर होना चाहिए, राइट? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, रिजल्टेंट फोर्स आपने जीरो करनी।
अच्छा बच्चों, तो ये बात हो गई। अब देखो सीन ये है, अगर यहाँ पे हमने कहा कि एयर बबल है, सही है, सो एयर बबल के अंदर इसकी डेंसिटी तो, इसका मास तो बहुत कम होना चाहिए, राइट? तो इसका मास तो हमने छोटा सा बनाना है, सही है। ये आ गया इसका मास, ये इसका वेट, ओके, डब्ल्यू, सही है। अम अब थ्रस्ट, अगर तो बबल छोटा सा है तो अब थ्रस्ट भी इस पे छोटा सा लग रहा होगा। ये चलो मैं अब थ्रस्ट इतना बड़ा लगा रहा हूँ, सही। ये अब थ्रस्ट आ गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं वरना हमारा काम बैठेगा नहीं, सही। ये इतना बड़ा हमने अब थ्रस्ट कर दिया, सही है। ये आ गया यू, सही है। अब देखो तुम्हारे पास जो लिक्विड है वो है नहीं, है गाढ़ा लिक्विड है, राइट? तो वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ऑफर करेगा, वो ड्रैग जिसको हम कहते हैं, वो ड्रैग बहुत ज्यादा ऑफर करेगा। तो ड्रैग ज्यादा ऑफर करने की वजह से तुम्हारा जो आर वाला एरो होगा वो बड़ा बनेगा, राइट? बच्चों समझ पा रहे हो तुम लोग? जी सर। परफेक्ट। ये मैंने बना दिया आर वाला एरो, राइट? अब तो अगर तो तुम्हारे पास u should be greater than r plus w if the object is accelerating upward, ओके, पहले केस। और u should be equal to r plus w if it is moving with constant speed or stationary, right? Moving with constant speed, सही है, और stationary, right? Stationary, ये दोनों केसेस जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ के हैं, राइट? अच्छा सॉरी, ये दोनों न्यूटन फर्स्ट लॉ के, ये आपके पास है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपके पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ, राइट? यानी अगर स्टेशनरी होगा तो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? फिर इसमें जो हम्म। आर है वो नीचे की तरफ। हाँ जी, देखो आर आर रेजिस्टिव फोर्स है, ओके। और रेजिस्टिव फोर्स की हमने डायरेक्शन पढ़ी थी कि हमेशा जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। मैंने मोशन की डायरेक्शन डबल हेडेड एरो से ऊपर बनाई हुई है, समझ रहा भाई? तो सर हमें खुद ही अंदाजा होता है थिक थिक सब्सटेंस में हमेशा जो आर होता है यू होता है थ्रस्ट वो ज्यादा होगा सबसे ज्यादा। नहीं देखो, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर तो ऑब्जेक्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर को एक्सेलरेशन होगी वहां की फोर्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए, राइट? समझ रहे हो ना? वरना जी वो सर। एक्सेलरेट नहीं करेगा ना, उधर जाएगा नहीं, समझ रहे हो? आप गाड़ी आगे चलाना चाह रहे हो लेकिन फोर्स आगे लगा ही नहीं रहे हो, तो गाड़ी अच्छा कैसे जाएगी मूव आगे? अगर ऊपर करेगा तो आर ऑपोजिट वे में आती है। हाँ, आर हमेशा उधर आएगी जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसके ऑपोजिट आर आएगी हमेशा, सही है। जी रेजिस्टिव जी। फोर्स है, क्लियर हो गया? बस आपने ये याद रखना है, सही। तो बस हमारी कहानी यहाँ तक खत्म हो गई। न्यूटन लॉ सारा हो, न्यूटन लॉ सारे हो गए। सो ये फोर्सेस पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमने जो है ना इसको लेके चलना है क्वेश्चंस के अंदर, सही है। तो आज क्वेश्चन क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं।